नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर। जानने वाले हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है कि हम लोग इतने इंटरेस्टेड रहते हैं उसको लेकर। ठीक है, साथ ही साथ जानने वाले हैं कि वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस प्रकार का है, साथ ही साथ भारत से किस प्रकार अलग है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि वहां के प्रेसिडेंट को कितनी पावर है ना, और यहाँ के प्रेसिडेंट को कितनी पावर है, और उनके इलेक्शन का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से अलग है, यूएसए से हम किस प्रकार से अलग है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे दोस्तों कि हम यूएसए से क्या सीख सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि भारत से यूएसए क्या सीखने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो ये दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर सुपर पावर का प्रेसिडेंट बनने जा रहे हो तो इलेक्ट कैसे होते हैं ये तो इंपॉर्टेंस रखेगा ही। साथ ही साथ इतनी पावर है, और इतनी पावर होने के साथ ही साथ ना अगर वो 4 साल का इनका टर्म होता है और 4 साल में इनको हटाने के लिए केवल और केवल महाभियोग द्वारा इनको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इंडिया और यूएसए के सिस्टम में कितना अंतर है, अगर सिस्टम को लेकर बात करें, हाँ एक और चीज बता दो दोस्तों आपको कि जिस प्रकार का प्रेसिडेंट होगा उसी प्रकार की यूएसए की पॉलिसी होगी, है ना। तो अगर भारत के साथ भी अगर फॉरेन पॉलिसी को लेकर बात करें, यूएसए के साथ हमारे किस तरीके के रिलेशन होने वाले इसको भी लेकर बात करें, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यूएसए जो होता है वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंस रखता है, अपनी एक भूमिका बहुत अहम निभाता है, तो उसको देखते हुए भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि इंडिया और यूएसए के सिस्टम में किस प्रकार का अंतर है। तो इंडिया के अगर सिस्टम को लेकर बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर बात करें, तो यहां पर जो चलता है वो चलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब यूके के अनुसार हम चलते हैं। वहां पर जिस तरीके से संसदीय व्यवस्था चलती है वैसी ही भारत में भी चलती है। अब संसदीय व्यवस्था में क्या होता है ना कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो एक नॉमिनल होता है, मतलब उसके पास कोई एक्चुअल पावर नहीं होती, जिस तरीके से हम अपने किसको देखते हैं, प्रेसिडेंट को देखते हैं। अगर हम बात करें यूएसए की दोस्तों, तो वहां चलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, है ना। मतलब वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसके पास रियल पावर होगी। वो हेड ऑफ स्टेट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा। मतलब मैं सीधी तौर पर अगर आपको बताना चाहूं तो भारत के प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू यूएसए प्रेसिडेंट, है ना। मतलब जितनी पावर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है उतनी केवल और केवल यूएसए के राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है। इतना इंपॉर्टेंट पद है, ऐसी वहां की सिस्टम है दोस्तों। साथ ही साथ अगर वाइस प्रेसिडेंट के सिस्टम लेकर भी बात करें तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे ऐसी व्यवस्था है, ऐसा संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है कि जिस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी होगा। मतलब अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी के कोई प्रेसिडेंट बन रहा है तो उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी बनेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है कि वाइस प्रेसिडेंट का भी वहां जो चुनाव होता है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अब भारत में क्या होता है ना एक्चुअली में कि अगर राष्ट्रपति पद नहीं संभाल रहे, पदभार नहीं संभाल रहे, या उनकी मृत्यु हो जाए या फिर उनको पद से हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं मैक्सिमम बात करूं 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम कर सकता है, मतलब कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। परंतु वहां ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है ना कि वो चुनाव 4 साल में ही करेंगे, अपने वादे के एकदम पक्के हैं। मतलब अगर यहां पे बीच में मृत्यु भी हो जाए या वो काम करने के लायक ना भी रहे तो वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ना कि एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर आपको ये देखना है कि वाइस प्रेसिडेंट बन के क्या, वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बनता है तो क्या कर सकता है, तो आप 1945 में चल जाइए। वहां ट्रूमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने थे, और हिरोशिमा और नागासाकी में अगर बम गिराने का जिनका फैसला था वो यही व्यक्ति थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने थे। तो ये थी कि क्या इंपॉर्टेंस रखती है वाइस प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट की। साथ ही साथ वहां का थोड़ा सा सिस्टम समझे कि वहां हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है और वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो यूएसए है उसका प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता जो भारत में भी है कि आप 35 एज के तो है ना, मतलब 35 साल की आयु आप पूरी कर चुके हैं। दूसरी चीज जो होती है वो सिटीजन होना चाहिए, बट कैसा होना चाहिए, फ्रॉम बर्थ, मतलब आपका जन्म से ही वहां की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। भारत में क्या होता है ना कि भारत में आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप कभी भी नागरिकता प्राप्त कर लीजिए, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं साहब, बट नहीं, यूएसए में ऐसा नहीं। यूएसए में आप अगर वहां ही जन्म लिया है आपने तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें तो वहां पे आपको रेसिडेंट मतलब निवास भी करना पड़ेगा आप जब चुनाव लड़ रहे हो उससे पहले 14 साल तक। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने जन्म तो ले लिया, आप जन्म से वहां के नागरिक हो गए, फिर ब्रिटेन गए, वहां से रह रू किया है और अब बोल रहे नहीं साहब हम अब चुनाव लड़ना चाहते, नहीं, वहां पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको पहले 14 साल वहां निवास करना पड़ेगा तभी जाके आप चुनाव लड़ सकते। मतलब जो नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात करूं, जो एनआरआई होते हैं, तो क्या होता है कि वो बाहर रहते हैं और आके यहाँ चुनाव लड़ सके, ऐसा नहीं है। वहां पे ऐसा एनआरआई टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एनआरआई आके वहां पे क्या कर सके, चुनाव लड़ सके। आप रहिए 14 साल तभी आप लड़ सकते हैं। तो ये कुछ एबिलिटीज थी, ये कुछ योग्यताएं थी प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो दोस्तों इससे पहले समझे कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आप ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट कितने वर्ष के लिए बन सकता है, मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव कितने कितने साल में होता है। तो 4-4 साल में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, मतलब 4 ईयर की एक टर्म मानी जाती है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है,
जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रम्प साहब एक बार बन चुके, तो अब ये एक ही बार बन सकते हैं, इस बार बन गए, इनके बाद इनका खेल खत्म। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये क्या पहले से ही था, नहीं, ये संविधान में मतलब कि मैं बात करूं तो 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इससे पहले कोई भी व्यक्ति कितने ही साल तक प्रेसिडेंट बन सकता था, कितने ही बार प्रेसिडेंट बन सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हुए एज अ प्रेसिडेंट ही काम करता है। तो अगर वो एज अ प्रेसिडेंट 2 साल से अधिक कार्य करता है, मतलब 4 साल का तो एक टर्म होता है, तो अगर वो प्रेसिडेंट के रूप में 2 साल से अधिक कार्य करता है तो उसको एक टर्म गिन लिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है 2 साल के लिए अधिक के लिए, तो अब अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो एक ही बार प्रेसिडेंट बन पाएगा। ठीक है, मतलब उसकी वो 2 साल को एक टर्म मान लिया जाएगा। अब आप देख लेते हैं कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक बार रह चुके, एक टर्म अपनी पूरी कर चुके हैं। ठीक है, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर बात करें तो यहाँ पे जो बिडेन, जो कि उम्मीदवार है प्रेसिडेंट के। अगर यहीं पे बात करें तो माइक पेंस और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और मैं आपको जो चीज मैंने बताई कि जो इस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट होगा, ये भी व्यवस्था जोड़ी गई है 22nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, काफी पेचीदा प्रोसेस है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहली स्टेप जो है, उसमें पहली स्टेप में क्या होता है कि जिस वर्ष चुनाव होने वाले रहते, मतलब मान लीजिए अभी 2020 में चुनाव होने वाले थे, तो उसके एक वर्ष पहले ही, मतलब 2019 में ही मार्च अप्रैल मई के महीने में, ठीक है, जिसको बोलते हैं वो लोग स्प्रिंग ऑफ 2019। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि वो अनाउंसमेंट करते हैं। क्या अनाउंसमेंट करते हैं? अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि ठीक है, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं राष्ट्रपति बनने के लायक हो गया हूँ, 35 वर्ष की आयु हो चुकी है, योग्यता है, तो वो अपने आप क्या करते हैं, बोल देता है कि नहीं, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मेरे में योग्यता है। ठीक है, इसको वो लोग बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन। ठीक है, अपनी इंटेंशन को अनाउंस करते हैं कि मैं बनना चाहता हूँ। तो ये होता है स्टेप फर्स्ट, स्टेप वो बताता है। तो दोस्तों हमने स्टेप फर्स्ट को समझा, जहां पर क्या होता है कि जो कैंडिडेट रहते हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं अपनी इंटेंशन को लेकर। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 50 लगभग 50 में कहूँ तो कैंडिडेट हो जाते हैं। कुछ समय बीतने के साथ अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि नहीं, मुझे अब नहीं लड़ना है। तो कुल मिलाकर फिर भी कहूँ तो 10 ऐसे कैंडिडेट बच जाते हैं हर कोई पार्टी से जो चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पार्टी को भी और स्टेट को भी चुनना होता है कि हमारा जो मतलब कि कैंडिडेट हो वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, ये जिम्मेदारी स्टेट की भी होती है, साथ ही साथ पार्टी की भी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिस्टम चलता है। यहाँ पे सिस्टम ऐसा चलता है कि जनता प्रेसिडेंट को तो चुन रही है, परंतु साथ ही साथ प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को भी यहाँ पर जनता ही चुनती है। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और मैं भारतवासी होते हुए भी यहाँ पर भारत की आलोचना करना ही चाहूंगा। क्योंकि क्या होता है कि हमें एक रात में ही पता चल जाता है कि ठीक है, हाँ, रामनाथ कोविंद जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, फिर हमको उनके बारे में कुछ पता तो नहीं होता, गूगल सर्च करके हमको उनके बारे में पता करना होता है। ठीक है, मतलब हमको पता ही नहीं होता कि ये व्यक्ति एक ऐसा काम कर सकता है, मतलब अनोखा एक रात में ही उठ के आ जाता है कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। पर वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पे जनता ही चुनती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। अब वो कैसे चुनती है, देखो क्या होता है यहाँ पे स्टेप सेकंड में जो हम देखने वाले, वो देखने वाले प्राइमरी और कॉकेसस की सिस्टम को। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, स्टेट लेवल पर होता है, और कॉकेसस जो होता है वो पार्टी लेवल पे होता है। क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि करीबन यहाँ पे भी हर पार्टी के 10-10 मेंबर बच जाएंगे जो चाहेंगे कि मैं चुनाव लड़ूं। अब ऐसी स्थिति में हर पार्टी चाहेगी कि मेरा एक ही क्या हो, कैंडिडेट हो। तो अब इस 10 में से एक कैसे चुना जाए, तो ये चुनती है जनता। ठीक है, तो प्राइमरीज में क्या होता है, स्टेट क्या कराता है, चुनाव करवाता है। ठीक है, किसके चुनाव कराता है, ये नॉमिनीज चुने जाते हैं। यहाँ पर कौन चुने जाते हैं, नॉमिनीज चुने जाते हैं। ठीक है, प्राइमरीज में क्या होगा कि जो स्टेट होगा वो चुनाव करवाएगा, वहां पे क्या चुने जाएंगे, नॉमिनीज चुने जाएंगे। वहीं अगर मैं कॉकेसस की बात करूं तो कॉकेसस में पार्टी लेवल पे कैसा होता है कि जो डिवीजन होते हैं, जो सब डिवीजन होते हैं छोटे छोटे, वहां पे पार्टी के जो सदस्य होते हैं वो अपने आप में मिलते हैं, वहां पे वो चुनते हैं नॉमिनीज को, है ना। कि अब ये जो नॉमिनीज चुन के हो जाते हैं, अब ये नॉमिनीज क्या करते हैं, वहां पे ये स्टार्ट होती है प्रोसेस जून 2019 से। मान लीजिए 2020 में चुनाव होने हैं तो, ठीक है। अब ये चुनाव धीरे, मतलब ये नॉमिनीज के चुनाव धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पर होता है, पार्टी लेवल पर होता है, और कुछ नॉमिनीज चुन लिए जाते हैं। अब ये नॉमिनीज क्या करते हैं, इनके लिए एक होती है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन। ठीक है, एक कन्वेंशन होती है जो कि लगभग जून महीने में होगी, 2020 में ही होती है। ठीक है, मतलब जिस साल चुनाव होना है उसी साल होती है। अब वहां क्या करते हैं, पूरे के पूरे नॉमिनीज जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए कि नॉमिनीज कैसे चुने जाएंगे। नॉमिनीज किस लिए चुने जा रहे हैं, कि नॉमिनीज ये बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सी व्यक्ति को जनता चाह रही है। ठीक है, ये नॉमिनीज बताएंगे। अभी नॉमिनीज कुछ स्टेट में स्टेट चुनता है, मतलब प्राइमरीज के माध्यम से चुने जाते हैं, तो कुछ
कॉकेसस के माध्यम से चुने जाते हैं। ये नॉमिनीज चले गए कहां पर, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन में। वहां पर उन्होंने बता दिया हर पार्टी के लेवल पर होती है, मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तो उसकी भी एक कन्वेंशन होगी, है ना, रिपब्लिकन पार्टी उसकी भी एक कन्वेंशन होगी। वो लोग उस कन्वेंशन में नॉमिनीज आएंगे और वो नॉमिनीज अलग अलग तरीके से, हर स्टेट का अलग अलग तरीका होता है ना, हर एक पार्टी का अलग अलग तरीका होता है कि वो बताएंगे नॉमिनीज की कौन सा बंदा है जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कैंडिडेट चूज किया जाता है। तो आप समझ गए वो किस तरीके से जनता ही कैंडिडेट को क्या करती है, चूज करती है। अब जब कैंडिडेट चूज हो गया तो अब क्या होगा, अब कैंपेनिंग होगी। तो ये है हमारी थर्ड स्टेप। ठीक है, ये स्टार्ट होती है कैंपेनिंग सितंबर से और चलती है नवंबर तक, नवंबर के फर्स्ट वीक तक लगभग चलती है। ठीक है, तो सितंबर से स्टार्ट होती है कैंपेनिंग। और कैंपेनिंग और डिबेट में ना यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोसेस को अपनाया जाता है। ठीक है, भारत में क्या होता है, भारत में भी कैंपेनिंग चलती है, जगह जगह जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करो या एमएलए का जो भी कैंडिडेट होता है वो अपना अपना प्रचार करता है, वैसा यहाँ पर भी होता है। बट यहाँ पे बहुत अच्छी चीज होती है कि यहाँ पर एक डिबेट होती है, और यहाँ की डिबेट आपने सुना होगा, आपने भी सुनी होगी, मतलब कि यूएसए तो देखता ही है, साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड देखता है यहाँ की डिबेट को। और इसकी डिबेट से भी कहीं ना कहीं चुनाव पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये क्या होता है कि डेमोक्रेसी के लिए मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा संकेत है कि एक मंच ऐसा है वहां पर उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है जहां पर एक दोनों कैंडिडेट है ना, जो दोनों टक्कर के कैंडिडेट है उनकी क्या हो रही है, डिबेट हो रही है और अपने अपने विचार रख पा रहे हैं और जनता उनको प्रत्यक्ष रूप से सुन पा रही। ठीक है, तो ये कराया जाता है यहां पर। ये होता है कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट। ठीक है, एक जैसे हमारे यहाँ एनजीओ होते हैं वैसी है ये, एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, कमीशन है जो क्या करती है कि फंड जनता से लेती है और एक मंच प्रोवाइड करती है इनको। जिस तरीके से हमारे यहाँ मीडिया है, मान लीजिए कोई भी मीडिया होगी या फिर कोई भी एनजीओ होगा, है ना, मान लीजिए मीडिया ही हो, और मीडिया क्या करे कि वहां पर नरेंद्र मोदी जी को भी ला दे और क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी को भी ला दे और दोनों को क्या करा है वहां पर एक डिबेट करा। तो उस टाइप की डिबेट यहाँ पर होती है। बट उनका जो फंड मिलता है वो किससे मिलता है, जनता से लेती है वो फंड, है ना। तो अगर वो जनता से ले रही तो सीधी सी बात है किसी पार्टी के अंडर में तो होगी नहीं, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल है और साथ ही साथ एक न्यूट्रल के रूप में कार्य करती है। तो ठीक है, सो 3 स्टेप को लेकर बात हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं चौथी स्टेप को लेकर। ठीक है, और आप जो सुन रहे थे कि 3 नवंबर को चुनाव है वो डेट यही है इलेक्शन डे की। ठीक है, चौथा स्टेप में इसको लेकर चल रहे इलेक्शन डे। अब इलेक्शन डे ना वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि इलेक्शन डे क्या होगा। ठीक है, चुनाव किस दिन होगा ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। क्या लिखा है, ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। मतलब आप समझ गए होंगे कि उस मंगलवार, उस ट्यूसडे को चुनाव होगा जो आफ्टर फर्स्ट मंडे, मतलब पहले मंडे के बाद जो ट्यूसडे आ रहा है उसको क्या होगा, इलेक्शन होगा। ठीक है, अब इस बार क्या हो रहा है कि 2 नवंबर को क्या आ रहा है, मंडे आ रहा है, इसीलिए 3 नवंबर को आप सुन रहे हैं कि चुनाव है। ठीक है, इलेक्शन है। अब बात करते हैं कि जो इलेक्शन डे होते हैं क्या उसमें केवल और केवल प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, तो नहीं, वहां पे आप देखेंगे तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव होते हैं, सीनेट के भी होते हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव होते हैं। ठीक है, मतलब आप सुनते हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली प्रोसेस सुनी होगी जो कि भारत में नहीं अपनाई गई है। तो इससे क्या होता है, काफी नुकसान होता है। जैसे अभी ये देख रहे होगे आप, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि केंद्र सरकार कुछ ठोस कदम नहीं ले पाती क्योंकि एक पार्टी विशेष से बिलोंग करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे क्या बोलते हैं उस चुनाव पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए, ये इसको लेकर क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं डरी हुई रहती है, या फिर चुनाव को लेकर डरी हुई रहती है कि किस टाइप से चलेगा, इसलिए कुछ ठोस कदम नहीं उठा पाती। जनता भी वोट देने के चक्कर में चलते रहती है। ठीक है, फंड भी काफी जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि उतने फंड का हम यूज कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को लेकर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब एक ही दिन में ये बहुत सारे चुनाव करवा लेते हैं। तो देखिए क्या के चुनाव कराते हैं। पहली चीज तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों के चुनाव होते हैं। अब लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब वो बॉडी जो नियम बनाती है, जैसे हम संसद देखते हैं भारत में, है ना, जो लेजिस्लेटिव के अंतर्गत आती है, जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो कानून को लागू करती है। जैसे हमने देखा होगा कि संसद में कानून बनता है तो कोई मंत्री के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको लागू किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव में भी जिस तरीके से भारत में संसद है और संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है कांग्रेस। जैसे हमारे यहाँ संसद है वैसे यहाँ कांग्रेस है, जैसे हमारे लोकसभा है वैसे यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब निम्न सदन कह सकता हूं मैं जिस तरीके से भारत में। अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे सीनेट है, जिस तरीके से हमारा राज्यसभा है वैसे यहाँ पर सीनेट है। अब मतलब कितनी संख्या है उसको लेकर बात करूं तो यहाँ पर है 435 सीटें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और 100 सीटें है सीनेट में। ठीक है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन आज ही के दिन होता है। अब क्या होता है कि एक और चीज बता दूं कि हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का, परंतु यहाँ पर होता है 2 वर्ष का, मतलब हर 2 साल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव होने ही है। साथ ही साथ सीनेट का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है राज्यसभा का 6 साल का, परंतु यहाँ पर 1/3 मतलब 1/3 जो सीटें होती है वो खाली हो जाती है और वो हर 2 साल में क्या होती है, बढ़ती। जिस तरीके से भारत का भी प्रोसेस है। ठीक है, तो हर साल चुनाव होना है, हर 2 साल में 435 के चुनाव तो होने ही है।
साथ ही साथ ये 1/3 सीटों पर भी चुनाव होना है और इस बार तो प्रेसिडेंट का भी चुनाव, तो इस बार काफी बड़े स्तर पे चुनाव हो रहे हैं, ठीक है वहां पे। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का कैसे चुनाव होता है। तो प्रेसिडेंट चुनाव के लिए मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट चुनाव होता है वहां का, है ना। तो एक तरीके से कहूं तो वहां पे बोला जाता है कि यूएसए में अगर आम जनता के द्वारा कि वहां पे डायरेक्ट चुनाव होते हैं, पर नहीं, वहां पर इनडायरेक्ट होते हैं। अब देखो इनडायरेक्ट कैसे होते हैं, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट क्या होता है, जिस तरीके से आप एमपी से या एमएलए चुनते हैं डायरेक्ट, ठीक है, आप खुद वोट देते हैं और उनको चुन लेते हैं। परंतु आपने प्रेसिडेंट डायरेक्ट नहीं चुना। क्या किया आपने, प्रेसिडेंट सॉरी आपने पीएम चुनने के लिए क्या किया कि जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, आप उनको डायरेक्ट चुनते हैं और फिर देन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है। मतलब यहां पे क्या किया आपने, एक अपना प्रतिनिधि चुना, वो प्रतिनिधि जाके पीएम को चुन रहा है, तो ये हुआ इनडायरेक्ट, ठीक है। और जो आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद ही चुन लिया वो हुआ डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गए। अब यहाँ पे होता है इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज जो एक वर्ड यूज किया जाता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज को जनता डायरेक्ट चुनती है और फिर ये इलेक्टोरल कॉलेज जाके चुनता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो अब आप समझ गए किस प्रकार से इनडायरेक्ट होता है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसकी थोड़ी समझ लीजिए कि किस प्रकार की बॉडी है। इलेक्टोरल कॉलेज में कितनी संख्या होती है, अगर इसकी बात करूं कितनी सीटें होती है इसकी, तो यहाँ पे कुल मेंबर होते हैं इसके 530 है, ठीक है। अब ये इतने क्यों होते हैं, देखो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो इलेक्टोरल कॉलेज की जो संख्या डिसाइड की जाती है कितने मेंबर होंगे, वो डिसाइड किए जाते हैं लेजिस्लेटिव की सीटों को देखते हुए, ठीक है। मतलब ये देखा जाएगा कि मान लीजिए मैं एक कैलिफोर्निया का उदाहरण लेता हूं, है ना, टेक्सास का उदाहरण लेता हूं कि टेक्सास में मान लीजिए कितने हैं, 36 सीटें हैं किसकी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। हर स्टेट में मैंने आपको बताया कि दो दो सीटें सीनेट की तो होगी, मतलब दो सीटें किसकी होगी, सीनेट की। मतलब टेक्सास राज्य में, टेक्सास स्टेट में पूरी पूरी 38 सीटें किसकी, लेजिस्लेटिव की, मतलब कांग्रेस की, ठीक है। तो ये 38 सीटें ही कहां पर होगी, इलेक्टोरल कॉलेज की भी होगी। मतलब जितनी सीट आपकी कांग्रेस की है जिस स्टेट में, उतनी ही पूरी पूरी सीटें किसकी होगी, इलेक्टोरल कॉलेज की भी होगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमने क्या देखा था कि यहाँ पे देखा था 435 सीटें किसकी है, 435 सीटें देखा था हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की है, प्लस 100 सीट हमने किसकी देखा था, सीनेट की। मतलब कुल मिलाकर 535 सीटें हमने किसकी देखी थी, पूरी की पूरी कांग्रेस की देखी थी। तो 535 सीटें प्लस यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है, मतलब मैंने आपको 538 बताया, तो यहाँ पे 3 जुड़ा हुआ है। अब 3 है जो वॉशिंगटन डीसी है ना, तो वो वॉशिंगटन डीसी की 3 सीटें यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब ये 3 ही क्यों जुड़ा, उसके पीछे एक मिनिमम का ये मतलब एक कारण है कि वहां की मिनिमम सीटें 3 होती है। मतलब सीनेट की 2 सीटें तो रहेगी रहेगी, साथ ही साथ मिनिमम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 1। मतलब किसी भी राज्य में जो सबसे कम से कम संख्या हो सकती है वो हो सकती है 3। इसीलिए जो वॉशिंगटन डीसी है ना, तो उसको क्या किया गया है, 3 सीटें दी गई। वॉशिंगटन डीसी मतलब जो वहां की राजधानी है ना, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो उसको 3 सीटें दी गई। इस प्रकार से कुल 538 सीटें होती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए किस किस का चुनाव होता है और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, ठीक है। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पर चुना जाएगा और इसके बाद ये इलेक्टोरल कॉलेज मत देके प्रेसिडेंट को चुनेगा, ठीक है। ये प्रोसेस होती है 4th स्टेप की। तो यहाँ एक सिस्टम चलता है दोस्तों, विनर टेक ऑल करके, ठीक है। और ये विनर टेक ऑल अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो इसने ऐसे उम्मीदवार को भी हरा दिया है जिसको जनता चाहती थी, जिसको जनता एक्चुअल में चाहती थी, है ना। तो सबसे पहले समझते कि विनर टेक ऑल सिस्टम क्या है, उसके बाद समझेंगे कि इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो विनर टेक ऑल सिस्टम को देखो क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए एक स्टेट का हम एग्जांपल लेते हैं टेक्सास का, ठीक है। अगर टेक्सास की बात करूं जहां पर मैंने आपको सीट अभी बताई थी 38 सीटें होती है यहाँ पर, ठीक है, किसकी, इलेक्टोरल कॉलेज की, ठीक है। तो 38 सीटें होती है। अब बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि 38 पे चुनाव हो और जिसमें से मान लीजिए रिपब्लिकन 20 जीत गई तो उसको 20 मिल जाए, ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी उसको 18 जीत गई तो उसको 18 मिल जाए, बात खत्म, ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ का सिस्टम थोड़ा पेचीदा है और थोड़ा सा अलग है। और वो किस टाइप का, देखो यहाँ पे चलता है विनर टेक ऑल, मतलब जो जीता वो पूरे लेकर जाएगा, ठीक है। मतलब सीधा सा सिस्टम है कि अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर, है ना, अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर 51% वोट ले जा रही है तो पूरे 38% ले जाएगी। बट नियम अनुसार तो उसको 20 या 18 सीटें मिलनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए रिपब्लिकन यहाँ पे मान लीजिए 49% भी जीती तो भी इसको कुछ नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा जो ये 38 सीटें होगी ये डेमोक्रेटिक पार्टी लेकर जाएगी, ठीक है। ये होता है विनर टेक ऑल सिस्टम। मतलब अगर मैं सीटों को लेकर बात करूं, ये तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर मैंने बात किया, अगर मैं सीटों को लेकर बात करूं तो यहाँ पर है 38%, मतलब इसका 38 है। मतलब अगर इसका मैं 50% से एबो लू तो कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा इसका 90 प्लस 1 मतलब 20 सीटें। मान लीजिए 20 सीटें जीत गई कौन, रिपब्लिक, ठीक है। बची सीट कितनी, 18। तो ये पूरी की पूरी मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई, डेमोक्रेटिक। यहां पे एक्चुअल में क्या होना था कि 20 कौन लेकर जाती, रिपब्लिक, और 18 कौन लेकर जाती, डेमोक्रेटिक पार्टी। बट
इन एक्चुअली में क्या हुआ है यहाँ पे कि 51% रिपब्लिक पार्टी जीत चुकी है वोट, इसीलिए पूरे के पूरे मतलब ये 38 सीटें जो होगी ये दे दी जाएगी किसको, रिपब्लिकन पार्टी। तो ये सिस्टम यहाँ पर चलता है, और ये सिस्टम चलने के कारण ही कहीं ना कहीं क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति हार जाता है जिसको एक्चुअल में जनता पसंद करती है। अगर आप इसका जानना चाहते हैं कि ऐसा कभी हुआ है क्या, तो ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो इससे पहले चुनाव हुआ था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, वहां पे ही हिलेरी क्लिंटन है ना, वो हारी थी। अगर मैं हिलेरी क्लिंटन की बात अगर मैं करूं तो इन्होंने वोट लिए थे 48 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं जो कि जीते थे, उन्होंने लिए थे 46%। अब आप यहाँ पे वोट से समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा वोट ले रहा है वो हार जा रहा है, और जो कम वोट लेकर आ रहा है वो भी जीत जा रहा है, ठीक है। तो ये विनर टेक ऑल के कारण ही होता है। अगर कोई बड़े बड़े स्टेट्स है, ठीक है, और अगर वो बड़े बड़े स्टेट की सीटें अगर कोई पार्टी जीत जाती तो पार्टी का क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। ये सिस्टम हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टेट का ना सिनेरियो चलता है, मतलब सिस्टम चलता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यूपी को कह दीजिए आपकी नहीं क्या है, बीजेपी का गढ़ है, या फिर मध्य प्रदेश को कह दीजिए कि बीजेपी का गढ़ है, इस टाइप से यहाँ पे भी कुछ स्टेट को माना जाता है किसी पार्टी का गढ़, किसी स्टेट को माना जाता है किसी पार्टी का गढ़, ठीक है। जिस तरीके से मैं अगर रेड स्टेट इसमें बांट दिए जाते हैं, रेड स्टेट, ब्लू स्टेट और पर्पल स्टेट, ठीक है। जो रेड स्टेट के में आते हैं वो गढ़ कहलाते हैं रिपब्लिकन पार्टी के, ठीक है। जैसे आप एज अ टेक्सास ले सकते हैं कि ये एक रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ है। ब्लू स्टेट उस श्रेणी में आते हैं जहां पर जिस डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जैसे स्टेट आ सकते हैं। अब क्या होता है ना, यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी वो रेड वाले में बिल्कुल मेहनत नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये अपना ही गढ़ है, हम यहाँ से तो जीतने ही वाले, ठीक है। कुछ मेहनत करेगी, ठीक है। ब्लू में बिल्कुल मेहनत नहीं करेगी, उसको पता है कि ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ है और यहाँ पे हम जीत नहीं सकते। अब वो मेहनत क्या करती है, वो करती है इस पर्पल स्टेट में, और इसको कहा जाता है स्विंग स्टेट, है ना। इसको या तो स्विंग स्टेट कहा जाता है, इसको या एक और चीज नाम दिया जाता है, वो है बैटल ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और इसमें आता है जॉर्जिया जैसा, ठीक है, जॉर्जिया जैसा स्टेट आता है। अब ऐसे स्टेट पे दोनों ही जो पार्टियां रहती है वो जोर लगाती है, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी भी जोर लगाएगी और रिपब्लिक पार्टी भी जोर लगाएगी, ठीक है। और कोशिश करेंगी कि इसका पल्ला अपने तरफ ला दिया जाए, ठीक है, इसका झूला अपने तरफ लाया जाए, इसको अपने तरफ स्विंग कराया जाए। अगर हो जाता है तो वही पार्टी का क्या बोलते हैं, यही ना कहीं ना मैं कहूं तो पल्ला भारी पड़ जाता है, ठीक है। तो ये था सिनेरियो की किस टाइप से कहां पर ज्यादा कोशिश करती है पार्टीज। सो ये तो समझा दोस्तों सिनेरियो, ठीक है। अब समझते हैं कि 3 नवंबर को क्या मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्शन डे होता है। इस दिन क्या होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं, ठीक है, जो 500 कितने थे, 538 थे, उनका क्या होता है, पूरों का चुनाव होता है। वो कैसे होता है देख लो एक बार। जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा और उसके जो मेंबर हो गए, मान लीजिए वो 3 है, कोई भी 3 पार्टी के, तो वो ए हो गया इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर एक पार्टी का, बी दूसरी पार्टी का हो गया, सी तीसरी पार्टी का हो गया। अब देखो ये तो एबीसी वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हो गए। इनके साथ साथ क्या लिखा रहेगा, मान लीजिए अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का है तो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। जो बिडेन की पार्टी का है तो यहाँ पे उनका भी नाम लिखा रहेगा, और ये मान लीजिए कोई और है तो उसका भी नाम लिखा रहेगा। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर में इलेक्टोरल कॉलेज के जो वो है उनका तो लिखा ही रहता है, साथ ही साथ वो भी लिखा रहता है कि वो किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपकी कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है, तो वो उसका मेंबर, उसका नाम तो लिखा ही रहता है, साथ ही साथ लोगो रहता है ना, चिन्ह रहता है कि वो किस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी चुनाव होता है। वो जाता है वोटर और सीधे समझता है हाँ ठीक है, जो बिडेन को देना है इसको दे दिए, ट्रंप को देना है इसको दे दिए, ठीक है, ए को देना, बी को देना, वो इसको देख के ही देता है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डायरेक्ट होता है, बट एक्चुअली में डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। वो ए और बी जो है ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर है, इनको यहां पर चुना जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद की। तो यहां पर तो 3 नवंबर को चुनाव हो चुका है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर चुने जा चुके हैं ना, काउंटिंग भी हो चुकी है। अब क्या होता है 14 दिसंबर को, अब 14 दिसंबर इस बार आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर समय 14 दिसंबर ही है, इसमें भी डेट फिक्स है। जिस तरीके से हमने वहां पर देखा था वैसे यहां पर भी डेट है। और क्या है, यहां पर लिखा हुआ है मंडे आफ्टर सेकेंड वेडनेसडे, है ना। मतलब जो दूसरा वेडनेसडे होगा और उसके बाद जो मंडे आएगा, ठीक है ना, सेकेंड वेडनेसडे के बाद जो मंडे आएगा उसमें क्या होगा, यहां पर ये डेट होगी। तो इस बार 14 दिसंबर की। अब यहां क्या होगा, यहां पे कुछ नहीं होता, यहां पे यही जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे ये अपनी जो स्टेट होगी स्टेट कैपिटल में आएंगे, ठीक है, स्टेट कैपिटल में आएंगे। और स्टेट कैपिटल में मान लीजिए कोई भी स्टेट है, हर स्टेट की जो कैपिटल होगी वहां पे वो आएंगे। मान लीजिए टेक्सास की बात करो तो वहां से 38 मेंबर थे, ठीक है।
तो विनर टेक ऑल यहां पर भी लागू होता है। अगर 38 के 38 रिपब्लिकन ने जीती तो 38 के 38 मेंबर आएंगे और रिपब्लिकन पार्टी को क्या करेंगे, वोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पर कहां करेंगे, वो टेक्सास की कैपिटल में करेंगे, ठीक है। तो स्टेट कैपिटल में हर कोई स्टेट के जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं वो आके वोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफेक्शन भी होता है, मतलब कि दल बदल जैसी प्रक्रिया होती है। पर एक चीज बता दूं आपको कि यहाँ मतलब यूएसए में कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ है। कुछ स्टेट ने बनाया पर कोई कठोर कानून नहीं है जिस तरीके से भारत में आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कोई नियम देखने को मिलता नहीं है, कोई कठोर नियम देखने को नहीं मिलता और अब तक सजा भी नहीं हुई। हाँ, केसेस बहुत देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे, एक तरीके से मैं कहूँ तो फैथलेस वोटर्स होते हैं जो किसी और को दे देते हैं वोट, ठीक है, बट उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जैसे भारत में की जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये आते हैं स्टेट कैपिटल में वोट देते हैं। हाँ, एक और चीज, ये पता होता है ना, स्टेट कैपिटल में जो यहाँ पर वोटिंग होती है पता होता है कि किस व्यक्ति ने किसे वोट दिया है, ठीक है, ताकि वो पता कर सके कि वो फैथलेस है या फिर वो फैथफुल वोटर है, ठीक है। तो हमने देखा दोस्तों कि 14 दिसंबर जो होता है वहां पर क्या किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर आते हैं अपनी स्टेट कैपिटल में, वहां पर मत देते हैं, ठीक है। जिस भी पार्टी से खड़े होते हैं और जिस भी पार्टी से जीतते हैं उस पार्टी के मेंबर को क्या करते हैं, मत देते हैं। ये खुलता है 6 जनवरी को, ठीक है। 6 जनवरी को खुलता है, किसके सामने, कांग्रेस के सामने। कांग्रेस यहाँ पर काउंटिंग करती है। आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज के पूरे मेंबर कितने हैं, 538 है ना, 538 मेंबर है कुल मिला के। अब इनका एक कोटा होता है, कोटा मतलब जहां पर एक ही व्यक्ति पहुंच सकता है, सीधी सी बात। कोटा है 270, मतलब अगर 270 सीट अगर कोई लेकर आता है तो वो जीत गया, ठीक है। अब वो जो बिडन लेकर आए या डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए, जो भी लेकर आता है वो जीत जाएगा। पर अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए 2-3 लोग खड़े हैं, है ना, 3-4 लोग हैं, तो वैसे में अगर हो सकता है कि 270 सीट अगर कोई भी लेकर ना आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो देखिए। अगर आ गया तो जीत गया, अगर ना हुआ तो क्या होता है ना, जो कांग्रेस होती है, अब एक कांग्रेस के हाथ में आ जाता है। अब कांग्रेस के हाथ में देखो क्या आता है, कांग्रेस के सदन दो मैंने आपको बताया था, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सीनेट बताया। एक और चीज आपको ये भी पता है कि प्रेसिडेंट के साथ साथ यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव चल रहा है ना। और मैं आपको क्लियर करते हुए बता दूं कि जो प्रेसिडेंट बन रहा है वही वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी बनेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जिस पार्टी का जीता उसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी जीत जाएगा। अब यहाँ क्या होता है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, तो प्रेसिडेंट अगर यहाँ पे 270 सीटें नहीं ले पर आता तो क्या होता है यहाँ पर कि अब ये आ जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में। अब यहाँ पे जनता से कोई मतलब नहीं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर क्या करेगी, वोटिंग करेगी। वो कैसी करती देखो, 50 स्टेट है, यहाँ पे एक नियम लागू होता है, 1 स्टेट 1 वोट, मतलब एक स्टेट का एक वोट होगा। जैसे मैंने टेक्सास की बात किया तो टेक्सास में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कितनी मैंने सीटें बताया आपको, 336 सीटें बताया, ठीक है। तो 336 से 336 सीटें वोटिंग नहीं करेगी, पूरे के पूरे टेक्सास का एक वोट होगा, समझ रहे हो, वो पूरे के पूरे टेक्सास का एक वोट होगा। मतलब वहां पे जो 336 लोग थे अब वो मिलेंगे, वो जिसको भी वोट देना चाहे उसको दे सकते हैं, ठीक है। वो पूरे के पूरे टेक्सास का एक वोट होगा, मतलब 50 स्टेट है तो यहाँ पर 50 वोट आएंगे। अब यहाँ पे भी एक मिनिमम कोटा है 51%, मतलब 26 वोट तो किसी ना किसी को मिलना ही चाहिए, 26 तो मिनिमम है, इतने मिले तो ठीक। अब यहां पर भी ना मिले तो ठीक है। अगर यहां पर भी ना मिल पाते तो सीधी सी सिंपल है, जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है ना, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे जीता बोलोगे आप, क्योंकि जो प्रेसिडेंट जीत रहा था वो भी वाइस प्रेसिडेंट ही जीत रहा था, है ना, उसी पार्टी का जीत रहा था। तो क्या होता है कि जो सीनेट होती है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के चुनाव अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कराती है, उसी प्रकार से सीनेट वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराती है। क्योंकि हमने देखा यहाँ किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाया था, कोई भी कोटा पार नहीं कर पाया था, इसलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव करवा रही है और ये जो होती है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराती है सीनेट। तो क्या होता है कि यहाँ पर 2 ही सदस्य होते हैं और नॉर्मली यहाँ पे कोई ना कोई जीत ही जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो बनता है उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेसिडेंट नहीं चुन पाती है, मतलब 26 सीटें कोई भी नहीं जीत पाता यहाँ पर भी, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब आप ये बोलोगे कि साहब इतना बड़ा चक्कर तो किए तुमने, है ना, इतना बड़ा 2 साल तक तो घुमाए और जिसके लिए घुमाए वही ना चुन पाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, प्रेसिडेंट के लिए हमने इतना चक्कर तो घुमा लिए पर प्रेसिडेंट आप लास्ट में नहीं चुन पाए, हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है ना। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा। आप बोलोगे वाइस प्रेसिडेंट का क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट बन गया, वाइस प्रेसिडेंट का क्या होगा, कुछ नहीं है, जो प्रेसिडेंट होगा अब वो इलेक्ट कर लेगा, किसी को भी चुन लेगा कि हाँ अब आप हमारे क्या होगे, वाइस प्रेसिडेंट होगे, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होता है। और हाँ एक और चीज बता दूं कि अगर ऐसा नहीं चुन पाती है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कब बनाया जाएगा, वो डेट होगी 4 मार्च की, ठीक है।
तो 4 मार्च को क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है ये तो हमने देख लिया, परंतु नॉर्मली क्या होता है कि ये इसी दिन मतलब 6 जनवरी के दिन ही कांग्रेस, अगर कांग्रेस की बात ना करूं मैं, ये इसी से 270 कोई भी लेकर आ ही जाता है नॉर्मली, नहीं लेकर आया तो कांग्रेस से बात बन जाती है, मतलब इतना लंबा प्रोसेस तो जाता नहीं है, मतलब 6 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद 20 जनवरी को क्या होता है, इनॉग्रेशन पार्टी होती है। ठीक है, शपथ ग्रहण होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो शपथ लेते हैं, जो पुराने वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट होते उनका कार्यकाल यहाँ पर समाप्त होता है, नया कार्यकाल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये था पूरा प्रोसेस। हाँ, थोड़ा सा हार्ड जरूर था, पर फिर भी ऐसा ही प्रोसेस है। कोशिश मैंने पूरी किया कि आपको समझ में आया होगा, और आई होप आपको समझ में आया होगा। और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।